साल था 12 अक्टूबर 1972 का। एक प्लेन उरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 जो साउथ अमेरिका उरुग्वे के मोंटेवीडियो से चिली राज्य की राजधानी सैंटियागो के लिए उड़ान भरता है और इस प्लेन में बैठे हैं चल रही थी, जिस कारण प्लेन को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब पायलट ने डिसाइड किया कि प्लेन को लैंड करना पड़ेगा और मौसम ठीक हो जाने के बाद प्लेन को फिर से टेक ऑफ करेंगे। फिर प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया जाता है। दूसरे दिन उड़ान की सुबह मौसम में थोड़ा सुधार हुआ था, पर दोपहर तक मौसम में पूरी तरह से सुधार होने की उम्मीद की जा रही थी। इसीलिए पायलट शुक्रवार 13 अक्टूबर को दोपहर 2:18 पर मेंडोजा से सैंटियागो के लिए प्लेन को टेक ऑफ करता है। प्लांचोन पास से क्यूरिको तक की उड़ान का समय सामान्य रूप से 11 मिनट है, लेकिन केवल 3 मिनट बाद ही कोपायलट ने सैंटियागो को रेडियो पर बताया कि वे क्यूरिको के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं और उत्तर की ओर मुड़ रहे हैं। उन्होंने उतरने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अनुमति मांगी। कंट्रोलर ने प्लेन को 11,500 फीट तक की ऊंचाई पर उतरने की अनुमति दी, पर रडार कवरेज की कमी के कारण इस बात से बेखबर पायलट कि प्लेन अभी भी एंडीज पहाड़ियों के ऊपर ही उड़ रहा है। प्लेन को उतरते समय अचानक से प्लेन हिलने लगता है, तो रग्बी खिलाड़ियों ने इस तुर्बुलेंस का मजाक उड़ाया। तभी प्लेन में जोर जोर से अलार्म बजने लगता है और सब घबराने लगते हैं। पायलट ने देखा बादलों ने प्लेन को पूरी तरह से घेर लिया है। किसी को भी प्लेन के बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्लेन जोरों जोरों से ऊपर नीचे हिल रहा था। तभी बादल हटते ही पायलट देखता है वह अंडेज की पहाड़ियों से टकराने वाला है। तभी तुरंत ही पायलट ने प्लेन को उत्तर की तरफ मोड़कर पहाड़ियों के ऊपर चढ़ाने लगता है, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन के टेल कोन का निचला हिस्सा 13,800 फीट पर पहाड़ी से टकरा जाता है और साथ ही 2 सीट पैसेंजर सहित प्लेन से अलग हो जाते हैं और फिर से एक टक्कर होती है, जिससे प्लेन का दाहिना पंख टूट जाता है, जिसके कारण प्लेन के पिछले हिस्से के साथ साथ 2 और पैसेंजर सीट सहित और गैली, बैगेज होल्ड, वर्टिकल स्टेबलाइजर और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर सब हवा में ही उड़ जाते हैं। इसी वजह से पीछे की तरफ एक बड़ा छेद हो गया। 3 पैसेंजर, नेविगेटर और फ्लाइट अटेंडेंट टेल सेक्शन के साथ खो गए। प्लेन की स्पीड और उसके बचे हुए इंजन ने उसे आगे और ऊपर की ओर तब तक ले गए। धड़ बर्फ पर टकराया और 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ग्लेशियर की खड़ी ढलान से 2,379 फीट नीचे स्लाइड कर रहा था, जब तक कि एक बर्फ के ढेर से एक लास्ट बार टकरा नहीं गया। सीटें फर्श से अलग 33 ही जिंदा बचे थे। इनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्हें कम चोटें आई थी। उन्हीं में से 2 लोग, कैनेसा और गुस्तावो जर्बिनो, दोनों मेडिकल छात्र थे। दोनों ने मिलकर घायल हुए पैसेंजर्स की जल्दी से ट्रीटमेंट करने लगे और पहले उन लोगों का इलाज किया जिनकी वे सबसे अधिक मदद कर सकते थे। एक पैसेंजर के भीतर सूचित किया गया कि फ्लाइट का पता नहीं चला है। 4 प्लेन ने एंगोस्टुरा से सैंटियागो तक क्यूरिको कॉरिडोर पर इसकी अंतिम रिपोर्ट की गई। स्थिति के आधार पर प्लेन की खोज शुरू की। लापता उड़ान की खबर उस शाम लगभग 6 बजे उरुग्वे के मीडिया तक पहुंची। जब SARS अधिकारी क्रैश पॉइंट का पता नहीं लगा सके, तो उन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की रिकॉर्डिंग सुनी और कंक्लूजन निकाला। उन्होंने हेल्प के लिए चिली के एंडीज रेस्क्यू ग्रुप से पूछा और दूसरे दिन अर्जेंटीना छत पर एक SOS संदेश लिखने के लिए करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास बड़े अक्षर बनाने के लिए पर्याप्त लिपस्टिक नहीं थी जिसे रेस्क्यू टीम हवा से देख सके। उन्होंने बर्फ पर क्रॉस बनाने के लिए सामान का भी इस्तेमाल किया। लेकिन इन चीजों से रेस्क्यू टीम का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए। बचे लोगों ने 3 मौकों पर प्लेन को क्रैश साइड के ऊपर से उड़ते देखा, लेकिन रेस्क्यू टीम बर्फ की वजह से सफेद प्लेन को नहीं देख पाए।
रेस्क्यू टीम्स ने 8 दिनों तक लगाकर खोज जारी रखी, पर वो बचे हुए पैसेंजर्स का पता ना लगा पाए तो उन्हें लगा शायद अब कोई भी जिंदा नहीं होगा। इसलिए 8 दिनों की खोज के बाद 21 अक्टूबर को 142 घंटों से अधिक समय तक सर्च करने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रद्द कर दिया गया और इधर पहली रात के दौरान 5 अन्य का इस्तेमाल किया। फिटोस्ट्रॉच ने सीटों के नीचे से निकाली गई शीट मेटल से सौर ऊर्जा से चलने वाला वाटर कलेक्टर तैयार किया। सूरज से बर्फ पर पड़ने वाली रिफ्लेक्ट रोशनी जो किसी को पल भर में अंधा बना दे, इसे कि उन्होंने कॉकपिट में हरे प्लास्टिक के 3 दिन बाद पराडो को होश आया तो उसे पता चला कि उसकी मां इस हादसे में मारी जा चुकी है और उसकी 19 साल की बहन सुजाना गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसने अपनी बहन को जीवित रखने की कोशिश की, लेकिन 9वें दिन वह भी अपनी ज्यादा चोट लगने की वजह मसल्स का एक डिब्बा, बादाम का एक डिब्बा, कुछ खजूर, कुछ कैंडी, सूखे बेर और शराब की कई बोतलें मिली। उन्होंने भोजन को थोड़ा थोड़ा राशन किया, लेकिन यह केवल 1 सप्ताह तक चला। परादो ने तो एक चॉकलेट से ढकी मूंगफली को 3 दिनों तक खाई। वहां पर दूर दूर तक बर्फीली पहाड़ियों के अलावा ना तो कोई पेड़ पौधे और ना ही जानवर थे। जब भोजन खत्म हो गया तो उन्होंने सीटों से कपास की भराई और बेल्ट और जूतों से चमड़ा खाया, जिससे वे बीमार हो गए। इन लोगों के पास खाना नहीं बचा था और ना ही खाने के लिए कुछ इस्तेमाल कॉकपिट की विंडस्क्रीन को खोलने और ताजी हवा के लिए बर्फ में छेद करना शुरू कर दिया। 31 अक्टूबर की सुबह वे कॉकपिट से बहुत मेहनत करके खोदने के बाद आखिरकार वो एक सुरंग बनाकर बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन तभी एक और बर्फीला तूफान आ गया और वो फिर से उसी सुरंग में चले गए। फिर 3 दिनों तक भयंकर बर्फीला तूफान चला और फिर बाहर निकलकर उन लोगों ने एक योजना बनाई। हमें जिंदा रहने के लिए एक ही तरीका बचा है, हमें खुद से जाकर सबके लिए मदद लानी पड़ेगी, पर इसके लिए पहाड़ों पर चढ़ना होगा। क्योंकि कोपायलट मरने से पहले बार बार दोहराता रहा कि विमान क्यूरिको के ऊपर से उड़ गया था, बचे लोगों का मानना था कि चिली का ग्रामीण इलाका पश्चिम में केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर सबसे करीब था। उन्हें पता नहीं था कि वे एंडीज पहाड़ों में गहरे चट्टान पर क्रैश हुए हैं और चिली का ग्रामीण इलाका पश्चिम में 79 किमी दूर था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गर्मियों की शुरुआत के साथ तापमान बढ़ता गया और धड़ को दफनाने वाली बर्फ पिघलने लगी। कुछ लोग बीमार थे, इसलिए चल नहीं सकते थे। शहर जाकर मदद लाने के लिए कैनेसा, पारादो और विजिंटिन को चुना जाता है। इनके लिए रास्ते में खाने के लिए सामान और कपड़े पैक कर दिया जाता है। इनका सफर चिली के पश्चिम की ओर जाना था, पर इनको उस तरफ बहुत बड़ी खड़ी पहाड़ी थी जिस पर चढ़ना नामुमकिन था। इसलिए इन 3 लोगों ने पूर्व की ओर जाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि घाटी पश्चिम की ओर यू टर्न लेंगे, जो उन्हें चिली तक ले जाएगी। 15 नवंबर को धड़ के पूर्व में 1.6 किलोमीटर नीचे की ओर कई घंटों तक चलने के बाद उन्हें प्लेन का पिछला भाग मिला, जिसमें गैली ज्यादातर बरकरार थी। उन्हें सामान में चॉकलेट का एक डिब्बा, 3 मीट पैटीज, रम की एक बोतल, कोका कोला की बोतलें, सिगरेट, अतिरिक्त कपड़े, कॉमिक किताबें, कुछ दवाइयां और सबसे महत्वपूर्ण बात, विमान की बैटरियां भी मिली। उन्होंने रात के लिए पूंछ वाले हिस्से के अंदर आश्रय लेने का फैसला किया, गर्म रहने के लिए आग जलाई और देर रात तक कॉमिक किताबें पढ़ते रहे। अगली सुबह वे पूर्व की ओर उतरते रहे। फिर उन्होंने टेल सेक्शन में लौटने और प्लेन के पिछले वाले हिस्से में लाना बेहतर होगा, जहां बैटरियां थीं। रॉय हार्ले ने इस बात को सुनकर एक शौकिया इलेक्ट्रॉनिक्स खुशी मन से रेडियो बनाने पर काम शुरू कर दिया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह रेडियो सिर्फ एवियोनिक्स को 115 वोल्ट एसी बिजली की आवश्यकता होती है, जबकि प्लेन के पिछले हिस्से की बैटरी केवल 24 वोल्ट डीसी की पावर जनरेट करती है। घोड़े पर सवार 3 लोगों को देखा। परादो ने उन्हें आवाज दी, लेकिन नदी के शोर के कारण उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। नदी के उस पार के एक आदमी ने परादो और कैनेसा को देखा और चिल्लाया, कल। अगले दिन वह आदमी वापस आया, एक नोट लिखा, नोट को पेंसिल से एक पत्थर से बांधा
और पत्थर को नदी के उस पार परादो की ओर फेंक दिया। परादो ने स्पियनीस में उत्तर दिया, मैं एक हवाई जहाज से आया हूं जो पहाड़ों में क्रैश हो गया। मैं उरुग्वे रहने वाला हूं। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। वहां मेरा एक घायल मित्र है। विमान में अभी भी 14 लोग घायल हैं। हमें जल्दी से यहां से निकलना है और हम नहीं जानते कि कैसे निकलना है। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम बहुत कमजोर हैं। आप और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं ऐसे ही फिर किसी मिस्ट्री से भारी रियल कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।